डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिक एडमंड ट्रॉट है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट टेक्सास का रहने वाला हूं। और यहाँ पर अभी अभी मैं आया हूं और मुझे एक अच्छा काम मिल ही गया। यहाँ पर कई फलों के बड़े बड़े बाग हैं। मैं बहुत सुन चुका था उनके बारे में और मुझे ये भी पता चला था कि वहाँ नौकरी में अच्छे पैसे भी बन जाते हैं। आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि कमाई अच्छी तरह से हो सकती है। जब मैं यहाँ पर आया था मुझे लगा था कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि ये काम बहुत कम लोग करना चाहते हैं। यहाँ ज़्यादातर अमीर रहते हैं और अमीर ये काम करना पसंद नहीं करते। बाकियों को इस काम के बारे में ज़्यादा पता नहीं। मैंने बस पता लगा लिया और मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी सुधर सकती है। बड़े से एक बाग के मालिक से मैंने पूछा था, आपको काम के लिए किसी लड़के की ज़रूरत है? उसने हामी भर दी और तभी पैसों की बात हुई और आसानी से मुझे काम मिल गया। बस एक छोटी सी परेशानी थी। ये जो बाग बने हुए थे ये शहर से काफ़ी दूरी पर थे और आने जाने में काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता। इसीलिए मुझे बाग के आसपास रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी और उस बाग के मालिक ने भी बहुत अच्छी जगह बता दी। उन बड़े से बागों के पास एक ऐसी ही स्ट्रीट बनी हुई थी जहां कई घर थे और लोग वहां रहा करते थे। बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझे मुफ्त में एक घर रहने के लिए दे दिया और सभी मुझे गिफ्ट देने के लिए आए थे कि एक नया पड़ोसी उनके यहाँ रहने के लिए आया है। मुझे लगा बस यहीं का बनकर रह जाना है। जब मैं ढेर सारे पैसे कमा लूँगा यहीं पर एक घर खरीद लूँगा। वैसे भी शहर से बाहर रहने में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। ये तीसरा दिन था। मुझे वो बाग देखने के लिए जाने थे। जैसे ही मैं उस बाग में पहुँचा वहाँ अलग अलग तरह के फल लगे हुए थे। बहुत बड़ा बाग था और मुझे पता चला यहाँ इन फलों को मशीनों से काटा जाता है। आप पेड़ों पर चढ़कर फलों को नहीं काटते और मुझे बस उन मशीनों का ध्यान रखना था। सारा दिन काम काफ़ी ज़्यादा आसान होता और सीज़न में ये काम करना पड़ता। जब सीज़न नहीं होता तब तो बस सारा दिन बैठे रहो, वो काम करने की ज़रूरत ही नहीं। और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा बनने वाले थे। खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले दिन मैं उन मशीनों को चेक करता रहा। उनकी साफ़ सफाई का काम था। अभी ये जो फल थे इनकी कटाई का समय नहीं था। कुछ दिनों बाद कटाई का काम शुरू होता तो मैं सोचने लगा अब इस बड़े से बाग में घूमता हूँ, कहीं कोई जानवर ना घुस आए। ये सब काम मुझे ही करना होगा। और वहाँ छोटा सा कार्ट बनाया गया था, कह सकते हैं छोटी सी मोटरसाइकिल जैसी गाड़ी जिस पर 4 लोग बैठ सकते हैं। अब उसे चलाकर मैं पूरे बाग में घूम सकता था। मैंने यही ठान लिया कि चलो घूम कर आते हैं, इन बागों को देखते हैं, यहाँ कैसे कैसे फल लगे हुए हैं। जैसे ही मैं उन पेड़ों के पास से गुजरता गया तरह तरह के फल देखकर मुझे खुशी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मैं उन्हें देखता देखता आगे वाले उस गार्डन में पहुंचा जहां रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। फूलों का काम मालिक नहीं करते, लेकिन फिर भी अपनी खुशी के लिए उन्होंने यहाँ पर फूल लगा रखे थे। अब उन फूलों को देखते देखते आगे बने उस कब्रिस्तान तक पहुंचा मैं। वो कब्रिस्तान काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पर कई कब्रें बनी हुई थी। मैं कब्रिस्तान से थोड़ा सा डरता हूँ। मुझे इन चीज़ों से दूर रहना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भूत प्रेत के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने अपना वो कार्ट वहीं से घुमाया और उल्टे पैर वापस गाड़ी चलाने लगा। लेकिन एक तरफ का इलाका देख लिया, मुझे लगा अब दूसरी तरफ देख कर आता हूँ। अब जो कब्रिस्तान है हर तरफ थोड़े ना होगा, दूसरी तरफ देख कर आता हूँ। जब मैं उस तरफ बढ़ने लगा बाग के आगे फूलों वाला गार्डन वहाँ भी था, लेकिन वहाँ सारे के सारे फूल सूखे हुए थे।
उससे आगे कुछ घर शुरू हो जाते। अब यहाँ मेरा घर भी था। मैं बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, लेकिन बाग का हिस्सा था तो ध्यान मुझे इस जगह का भी रखना था। थोड़ा आगे निकलने के बाद कंटीली तारों से बाड़ बनाया गया था और आगे कुछ और पेड़ भी लगे हुए थे। ये इस बाग का हिस्सा नहीं था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था वो भी फलों वाला ही बाग हो। मैं उस बाड़ के बहुत करीब था। वहां मैंने अपनी वो कार्ट को रोका, लेकिन सामने वाले उस पेड़ को देखकर हैरानी हुई। वहां उस पेड़ के ऊपर जो फल लगे हुए थे, मैंने जिंदगी में कभी फल नहीं देखे। ऐसा नहीं लग रहा था ये कोई कुदरती फल हो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ से बनाकर उन फलों को पेड़ों पर लटका दिया हो। जैसे कागज कपड़े के हिस्से आप मिक्स करके कुछ टांग देते हैं ना, देखने में फल लगते हैं, ऐसा लग रहा था। और एक पेड़ पर एक जैसा ही तो फल लगता है। रंग बिरंगे कपड़े टंगे हों तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ वो हाल किया हुआ था, रंग बिरंगे से फल बनाए हुए। शायद कोई पागल होगा जिसके पास ऐसा बड़ा सा बाग बनाने के पैसे नहीं होंगे तो इन पेड़ों पर नकली फल ही लगा दिए। मालिक से पूछूंगा आखिर ये माजरा क्या है। उस दिन शाम तक मैं कार्ट से ऐसे ही घूमता रहा। उसके बाद मुझे लगा अब शाम को छुट्टी का समय है, मालिक से बात करता हूँ। आगे वाले घर में गया था। मैंने डोरबेल बजाई और उसके बाद मालिक से बात की। वो कहने लगे थे अब तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मैं उनसे एक सवाल करना चाहता था। मैंने कहा हमारे जो बाग हैं वो कब्रिस्तान तक होंगे, जो गार्डन है वहाँ तक? उसने कहा हाँ। मैंने कहा इस तरफ जो घर शुरू हो जाते हैं वहाँ तक हमारा ये बाग है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा वहाँ आगे वो कटीली तार लगी है, क्या उसके आगे वाला इलाका भी हमारा है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, उस तरफ नहीं जाना है, वो हमारा इलाका नहीं है। याद रखना, काम के वक्त अपने इलाके में ही रहना है, दूसरे के इलाके में नहीं जाना है, ये तो पता है ना तुम्हें? मैंने कहा हाँ 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 पता तो है मुझे, लेकिन फिर भी मैं बस जानना चाहता था। अब मैंने उससे वैसे ही सवाल कर लिया कि वो जो पेड़ हैं वहाँ पर कैसे फल लगे हुए हैं नकली से? मैंने देखा वो असली फल थोड़े ना हो सकते हैं। वो कहने लगा तुम्हें उस तरफ नहीं जाना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? उस तरफ क्या लगा है, कैसा लगा है, किस तरह का है, ये जानने का हक तुम्हारा नहीं है, ना ही मैं बताऊंगा। अपने इस बाग में रहो, बस यही तुम्हारा काम है। अब छुट्टी हो गई है, घर जाओ, मौज मस्ती करो। शहर में जाना चाहती हो तो शहर घूम कर आओ, तुम्हारे यही तो उम्र है घूमने फिरने की। बूढ़े हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मुस्कुराते हुए मैंने अपने मालिक को अलविदा कहा और मैं घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही मैं अपने घर का वो दरवाज़ा खोल रहा था, पड़ोसी वहाँ पर आ गए, मुझसे बात करने लगे। मैं दरवाज़ा खोल ही नहीं पा रहा था। एक एक करके वो पड़ोसी आते जा रहे थे। वो इतने अच्छे थे, मेरा हाल पूछ रहे थे। मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कोई मदद चाहिए या नहीं चाहिए, खाने पीने के लिए सामान चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं था जब मैं दरवाज़ा खोलने लगा था। आधे घंटे तक मुझे दरवाज़ा खोलने नहीं दिया उन्होंने, और मेरे दोनों हाथ 2 झोलों से भर गए थे। खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ लेकर हर पड़ोसी आता जा रहा था, देता जा रहा था। और आधे घंटे बाद दरवाज़ा खोला मैंने। फिर जब मैं अंदर गया, मुझे लगा था मैं बाज़ार जाऊंगा, सामान लेकर आऊँगा। सारा सामान तो इन्होंने यहीं पर दे दिया, जाने की ज़रूरत ही नहीं बची। मैं घर में आ गया था और उसके 1 घंटे बाद तक भी बेल बजा बजा कर पड़ोसी आते रहे। कभी आगे वाले घर वाले, कभी उससे भी आगे वाले। यहाँ जितने भी घर थे, जैसे एक एक करके कोई ना कोई मेंबर मेरे पास बात करने के लिए आ रहा हो। मुझे खुशी हो रही थी। यहाँ के लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और बिना इजाज़त वो कुछ नहीं करते। बात करने से पहले भी वो सबसे पहले हाय कहते हैं और फिर कहते हैं क्या तुम्हारी इजाज़त है बात करने की? मैं मना कैसे कर सकता हूँ, आखिर वो मेरे पड़ोसी हैं। मैंने कहा इजाज़त है, बिल्कुल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से बातें शुरू हुई। जब घर की बेल भी बजाई, दरवाज़ा मैंने खोला, उन्होंने कदम अंदर नहीं रखा, बल्कि वो कहने लगे क्या तुम्हारी इजाज़त है कि मैं पैर अंदर रखूं? मैंने कहा आइए आइए, पूछने की बात थोड़े ना है, आइए अंदर। वो हर चीज़ जब भी करते तो पूछ कर करते, जैसे इजाज़त ले रहे हूँ मुझसे। रात के 11 बज चुके थे और 11 बजे पड़ोस से आवाज़ें सी आने लगी। मैं जब छत पर गया था, देख रहा था पास वाले जो घर में रहते थे ना, वो जैसे आपस में लड़ रहे हों। लड़ने की आवाज़ें आ रहीं और एक खिड़की से साफ साफ दिखा वो पति पत्नी थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, जैसे किसी बात पर उनकी बहस हो रही हो।
थोड़ी देर बाद वो बहस बढ़ती जा रही थी और मैं एक अच्छे पड़ोसी की तरह उनकी बातें सुनना नहीं चाहता था। मैंने वो खिड़की अच्छे से बंद की, पर्दा लगा दिया और मैं अपने कमरे में आ गया। मियाँ बीवी में झगड़ा तो होता ही रहता है ना, ज़्यादातर आग लगाने का काम पड़ोसी करते हैं और मैं वैसा पड़ोसी बनना नहीं चाहता था। आज झगड़ा है, कल खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। 2 घंटे तक वो झगड़ा चलता रहा और फिर शायद दोनों में सहमति बन गई, शांति हो गई थी। अगली सुबह जब मैं काम पर निकल कर जाने वाला था, मैं एक बार उनसे पूछना चाहता था क्या उन्हें मेरी मदद चाहिए। मैंने उनकी डोरबेल बजाने की कोशिश की थी, लेकिन अंगूठा उस बेल पर टच करने से पहले उन्होंने दरवाज़ा खोला। दोनों मियाँ बीवी हाथ में हाथ डाले हुए बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और मैंने उन्हें देखकर कहा कि कल रात आवाज़ आ रही थी, कहीं आप पे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं आपको। और दोनों ने किस किया और कहने लगे कि हमें झगड़ा तो होता ही रहता है, अब नई नई शादी हुई है, झगड़ा तो बनता है ना, लेकिन हमारा झगड़ा ज़्यादा समय नहीं चलता। मैं भी मुस्कुराया और उन्हें कहीं और जाना था। उन्होंने मुझसे इजाज़त ली। क्या आप इजाज़त देंगे, हमें जाना होगा। मैंने कहा बिल्कुल, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है, मैं तो वैसे ही आया था। फिर मैं काम पर पहुंच गया। काम पर मालिक से इजाज़त मैंने ली कि काम मैं शुरू करने वाला हूं। उसने मुझे कहा था यहाँ ज़्यादातर सब लोग इजाज़त लेकर काम करते हैं, बिना इजाज़त कोई भी काम नहीं करता। मैं अब सीधा उस बाग में पहुंच गया। फिर से थोड़ा काट में घूमा और जैसे ही दोपहर का समय हुआ, एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं जो खाना लेकर आया था उसे खाने लगा। अब मुझे लग रहा था काम है तो अच्छा, लेकिन बोरिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा बोर होना पड़ता है। जब फलों की कटाई होगी तब शायद मुझे मशीन चलानी होगी, ये शहर से मशीन चलाने वाले आएंगे, मुझे बस देख रेख का ही काम करना है, ज़्यादा शायद काम भी नहीं है, लेकिन मैं बोर बहुत ज़्यादा होता हूँ। ये दूसरा ही दिन था, लेकिन समय गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा। शाम के वक्त जब छुट्टी हुई तब ऐसा एहसास हुआ जान छूटी, कितना बोर हुआ मैं। मालिक से इजाज़त लेकर सीधा मैं घर पहुँच गया। घर पहुंचने से पहले कई पड़ोसी मिले, उनसे बात की। रास्ते में नहीं, मैंने उन्हें निपटा दिया। कुछ बातें करना चाहते थे, मैंने वो बातें की चलते चलते और बार बार कहता जा रहा था माफ़ कीजिए आज समय कम है, माफ़ कीजिए आज समय कम है। इस तरह से उन्हें समझ में आ गया कि मेरे पास समय कम है और मैंने जल्दी सबको निपटाया और फिर मैं घर पहुँच गया। खाना खाकर अब मैं बैठा था, थोड़ा आराम करना चाहता था। मुझे कुछ पढ़ने का शौक़ नहीं था, मुझे टीवी देखने का शौक़ नहीं था, मैं जल्द ही सो जाया करता था। लेकिन 9 बजे वो झगड़े की आवाज़ें आना शुरू हो गई। नए मियाँ बीवी फिर से झगड़ने लगे थे। क्या है भाई, रात को झगड़ने लगते हैं और सुबह एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखता हूँ ज़रा। ऊपर चढ़कर जैसे ही मैंने वो खिड़की खोली, उन दोनों के झगड़ने की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी और एक खिड़की पर आकर जैसे दोनों लड़ने लगे थे। दोनों एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे और गालियां गंदी वाली निकाल रहे थे, जैसे झगड़ा ऐसा हो कि कल एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। पहले मुझे लगा झगड़ा ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया, लेकिन मैं खिड़की से देखता रहा आखिर बात कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। पहले पहले तो बातों में झगड़ा था, उसके बाद उसके पति ने उसके बाल पकड़ लिए। यहाँ किसी औरत के साथ इस तरह से हिंसा करना कानूनी अपराध है। मुझे लगा बात तो ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो जो औरत थी, उसकी पत्नी, उसने भी हाथ में एक चीज़ पकड़ी जो उसके सर पर मारना शुरू कर दी। वो उसके बाल खींचता जा रहा था, उसे ज़मीन पर लिटा लिटा कर मुंह पर मुक्के मारना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अरे इतना झगड़ा! दोनों एक दूसरे को ऐसे पीटने में लगे थे जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो। मुंह पर मुक्के थे, मुंह पर, जिससे निशान भी पड़ेंगे। और मुझे लगा अब मुझे इनके बीच में आना होगा। झगड़े को ऐसे सुलझाया नहीं जा सकता। यहाँ जब झगड़ा होता है पुलिस को बुलाया जाता है। जल्दी से मैंने 911 को कॉल की और उन्हें सब कुछ बता दिया कि झगड़ा पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग आधे घंटे में पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई। पुलिस वाले सबसे पहले मुझसे ही बात करना चाहते थे। मैं घर के बाहर ही खड़ा था। मैंने इशारा कर दिया ये वाला घर, और मुझे साथ लेकर जैसे ही उन्होंने घर का वो दरवाज़ा खटखटाया, 2 मिनट कोई बाहर नहीं आया। बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया, अगले 5 मिनट तक। उसके बाद अंदर से उस औरत की आवाज़ आई, आती हूँ, 1 मिनट, ज़रा कपड़े तो पहनने दो। इस तरह से हम बाहर खड़े थे और जब वो बाहर आई ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई चोट लगी हो। मैं तब कहने लगा था, देखिए माफ़ कीजिए, आपका झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मुझे आवाज़ें भी आ रही थी और हाथापाई हुई है, आप में हाथापाई हुई है।
क्या आपके पति ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? आपको पता है ना, महिलाओं पर ऐसे हिंसा करना कानूनी अपराध है। लेकिन वो औरत कह रही थी, हमें तो कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, थोड़ी बहुत बहस तो हो ही जाती है ना, अब नई नई शादी हुई है, कई बातें होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, उनमें झगड़ा हो ही जाता है। पुलिस वाले मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, नहीं नहीं, इनमें झगड़ा ज़्यादा हुआ है, देखो बहस होती तो मैं पुलिस को कॉल थोड़ी ना करता, मुझे लगा आपको शायद नुकसान पहुंचा होगा, आपके उसने मुक्के भी तो मारे थे आपके पति ने। तब वो औरत कहने लगी, देखो इल्ज़ाम मत लगाओ, ऐसे मेरे पति मुझ पर हाथ नहीं उठाने वाले। माना कभी कभी झगड़ा बढ़ जाता है, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, हाथ नहीं उठाते मेरे पति। अब पुलिस वाले मेरी तरफ देख रहे थे। चोट के निशान नहीं थे उस औरत पर, लेकिन मुझे लगा उसके पति के ऊपर इसने भी तो वार किया था, चीज़ें छोड़ छोड़ कर मारी थी सर पर, मेरे सामने जैसे पटक पटक कर सर पर कुछ मारा था, उसके तो निशान होगा ही। कुछ देर बाद उसका पति भी अब बाहर आया, चोट के निशान उसके मुंह पर भी नहीं थे। दोनों ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे से लड़े ही ना हो, बाल भी बिल्कुल सही थे, कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे थे, चोट का कोई निशान नहीं, दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहे थे। अब पुलिस वाले कहने लगे, देखिए माफ़ कीजिए, कभी कभी पड़ोसियों को ऐसे शक हो जाता है ना, छोटा मोटा झगड़ा हो कि बात आगे तो नहीं बढ़ गई, अब ये भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही हैं, आप एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं, रात का वक्त है वैसे भी। अब पुलिस वालों ने उनसे अलविदा कहा, इजाज़त ली कि हम जाने वाले हैं। पड़ोसियों ने दरवाज़ा बंद किया और फिर पुलिस वाले मुझसे बात करने लगे। देखिए, आपको लगा थोड़ी बात ज़्यादा बढ़ गई, मारा तो एक दूसरे को किसी ने नहीं है, दोनों तैयार नहीं थे मानने को। मैंने कहा, बात इतनी तो बड़ी थी, वैसे मैंने खुद देखा था, लेकिन अब दोनों मुकर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो पुलिस वाले भी कहने लगे, हाँ बात तो सही है, दोबारा कभी आप फ़ोन तभी करना अगर बात कोई ज़्यादा आपको लगे, ऐसे मुझे नहीं लगता दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया है जैसा कि आप कह रहे हैं, शायद आपको ज़्यादा भ्रम हुआ, आप ज़्यादा डर गए, इसीलिए आपको लगने लगा। मैंने समझा रहा था, जो मैंने देखा वो सही था, लेकिन चोट चेहरे पर है ही नहीं, कहाँ गई चोट। पुलिस वाले वहाँ से जा चुके थे, मैं अपने घर में था और लगभग 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे, वो दोनों फिर से लड़ने लगे। मैं फिर से ऊपर चढ़ा, खिड़की से नीचे देखने लगा, दोनों फिर से झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, एक दूसरे को पीटने की बातें कर रहे थे कि मैं मारूंगी, मैं सर पर मारूंगा, ऐसे कर रहे। और मैंने तो खिड़की बंद कर दी। भाई, इनकी परेशानी इनके घर तक रहे तो सही है, मुझे पागल बनाए जा रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे मार रहे हैं, लेकिन चोट निकलती नहीं। मैं अब इनके पचड़े में नहीं पड़ने वाला, लड़ते रहे जो मर्जी, एक दूसरे को मारना चाहते हो तो मारे, मुझे क्या। मैं अपने कमरे में आ गया, दरवाज़ा कर लिया मैंने बंद। अब आवाज़ें थोड़ा कम आ रही थी, मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मुझे नहीं था कि मैं उनके घर जाऊंगा और बात करूंगा। मैंने अपना दरवाज़ा खोला, सीधा काम की तरफ निकलने वाला था तो वो पड़ोसी वहाँ रुके हुए मिल गए। वो मेरे घर के आगे ही खड़े थे और मुझे देखकर जैसे कोई बात करना चाहते हो। एक पल के लिए घबरा गया था, मैं पहले ही बोल पड़ा, देखिए माफ़ कीजिए, मुझे लगा आप में झगड़ा बड़ा है, मैंने जैसे खिड़की से देखा था, मुझे ऐसा लगा आप में लड़ाई हो रही है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब उसका पति खुद कह रहा था, देखो मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी पत्नी की चिंता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मारता भाई, तुम्हें झूठ पता लगा होगा, भ्रम हुआ होगा, खिड़की से नज़र थोड़ी ना आता है, हम आपस में एक दूसरे को जैसे थोड़ी बहसबाजी में गालियाँ निकाल देते हैं, लेकिन हाथापाई नहीं करते भाई, ये बात समझ लो। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझे काम पर जाना है। इस तरह उनसे बात करने के बाद मुझे भी खुशी हुई, वो ज़्यादा बुरा नहीं माने थे। अब मैं काम पर पहुंच गया, मालिक से इजाज़त ली और सीधा पहुंच गया अब उस बाग में। मैं जब बाग में पहुंचा था, मुझे आज शुरू में ही बोरियत महसूस होने लगी, तो मैंने सोचा ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगा, कुछ नया करता हूँ। इस बार ऐसा करता हूँ, वो जो सूखा हुआ गार्डन है ना, उस तरफ चलता हूँ। मालिक ने मना किया है, इसी बहाने कुछ नया देखने को तो मिलेगा। मैं कोई एडवेंचर करना चाहता था। मैं उस कार्ट को लेकर उस तरफ बढ़ निकला। वो जैसे खराब हुआ गार्डन था, कोई फूल नहीं था वहाँ पर, सब सड़े हुए थे। वहाँ बीच से निकलते वक्त ऐसी बदबू आ रही थी जैसे सड़े हुए मांस की हो। ऐसी बदबू फूलों से भी आती है। मैं अब आगे पहुंचा और कंटीली तार के पास खड़ा होकर आगे वाले उस पेड़ को देखने लगा। हैरानी वाली बात थी, वहाँ फल जैसे अलग अलग जगह पर थे, लेकिन वहाँ कुछ नए पेड़ भी लग चुके थे जो इतने बड़े इतनी जल्दी कैसे हो गए, मेरी तो समझ से बाहर था। यानी कि ये फल ही नकली नहीं है, ये पेड़ भी नकली हैं।
भाई पूरे के पूरे पेड़ नकली बना रखे हैं और नए नए लगाए जा रहे हैं। ऐसा कौन करता है? आज ऐसा करता हूँ, मैं इसी तरफ रहता हूँ, देखता हूँ यहाँ कौन आता है, क्या करता है, कैसे करता है और इसका उनको फ़ायदा क्या है। ये फल बेचे थोड़े ना जा सकते हैं। क्यों बनाया है इस जगह को? वहाँ मैं काट लेकर थोड़ा घूमता रहा, आसपास के पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता, दूर दूर दूरबीन से देखता रहता। मैं चाहता था कोई ऐसा मिल जाए जो उस बाग में रहने वाला हो, उससे कुछ बात ही कर पाऊंगा। अकेलेपन में तो ऐसा एहसास होने लगा है जैसे दुनिया में मेरे सिवा कोई मौजूद ही नहीं है। इतना बड़ा बाग, यहाँ पंछियों से बात थोड़े ना कर सकता हूँ, यहाँ उन बंदरों से जो पेड़ों पर चढ़े रहते हैं उनसे बातें थोड़े ना कर सकता हूँ। बात करने के लिए कोई इंसान तो चाहिए। मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। जब मैं दूसरी तरफ वाले उस बाग में देखने लगा, एक आदमी बड़ा सा लिफाफा लिए सामने से चलकर आ रहा था। मुझे लगा एक बार पेड़ से उतर जाऊं, उसे हाय कहूं, लेकिन फिर सोचा नहीं, देखता हूं वो करने क्या वाला है। यहाँ उस बाग में वो करता क्या होगा। वहाँ वो लिफाफा लेकर आया, एक पेड़ की एक टहनी को जैसे धागे से नीचे की तरफ खींचा और उस लिफाफे के बीच से कोई चीज़ थी लाल रंग की, हाथ से जैसे गूंथने लगा, एक फल का आकार बनाने लगा, स्प्रे कर रहा था उसके ऊपर और उसने एक ट्रांसपेरेंट लिफाफा चढ़ाया उस चीज़ पर गोलाकार देने के बाद। अब उसे एक टहनी पर टांग दिया, जैसे नकली फल बना दिया हो। ये टांगने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, निहारता जा रहा था उसे। लेकिन उस लिफाफे में और क्या चीज़ थी वो मुझे दिखी नहीं। लिफाफा काफ़ी ज़्यादा भारी था, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। वो दोबारा पीठ पर उसे टांग कर जाने वाला था। मुझे लगा मैं पीछे से आवाज़ लगाता हूँ, उससे बात करने की कोशिश तो करता हूँ। मैं पेड़ से नीचे उतरा, आवाज़ लगाई, भाई साहब सुनिए। मैंने जैसे ही आवाज़ लगाई वो चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। वो इधर उधर देखने लगा और उन पेड़ों की तरफ भी देखने लगा था। फिर मैंने कहा, इस तरफ, कंठीली तार के इस तरफ। मुझे देखकर वो इतना डर गया कि वहाँ से भाग निकला। वो लिफाफे में जो भी चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा भारी थी और वो डरा भी ऐसे जैसे कोई गलत काम कर रहा हो। इस चीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैंने सिर्फ बात करने की कोशिश की है, वो डर कर ऐसे भागा है, कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं। शाम तक ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती रही। आखिर वो मुझसे क्या छिपा रहा था? क्या मैं मालिक से एक बार बात करूं? बात करता हूं। कोई पास वाले बाग में गड़बड़ वाली बात तो नहीं चल रही। इसमें प्राइवेसी की बात नहीं, खतरा तो हमें भी हो सकता है। मैं शाम के वक्त मालिक के पास पहुंच गया था। अब उन्हें बता रहा था मैं कि वो जो हमारे साथ वाला बाग है ना, वहाँ पर एक आदमी आया था। उसने हाथ से वो फल ऊपर लटकाया, मैंने देखा, और जैसे ही मैंने उसे आवाज़ लगाई वो डर कर भाग गया। मालिक इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो मुझे घूर घूर कर देखने लगे। तुम पागल हो, उस तरफ क्यों गए उस तरफ? तुम्हें पता नहीं है यहाँ किसी और की जगह में नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करनी है। मैंने कहा मैं अपनी जगह में ही था, आपने ये जो पूरे बाग हैं यहाँ घूमने के लिए मुझे कहा है ना, मैं उस तरफ था, वैसे ही खड़ा था। मैं देख रहा था अपने फलों को, उस तरफ जो फूल लगे हैं ना वो सड़े क्यों हैं, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है या नहीं। तभी वो आदमी आ गया था, मैं सोच कर नहीं गया था कि उससे बात करूँगा। तब मेरा वो मालिक कहने लगा था, आगे से वो जो बाग है ना वहाँ उस तरफ जहाँ फूल लगे हैं वहाँ जाना ही नहीं है, उस तरफ तुम्हारा जाना वर्जित है। ठीक है, समझ गए, किसी से बात नहीं करनी है, यहाँ रहना है तो अकेले रहना है। इतनी तनख्वाह मिल रही है तुम्हें, फिर भी तुम्हें सब्र नहीं है। मैं अब उनके गुस्से को भांप गया था। ये मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है और काम ज़्यादा नहीं है, बल्कि मैं तो इतने कम काम से बोर हो रहा हूँ। इससे अच्छा काम नहीं मिल पाएगा। मैंने माफ़ी मांगी और वो भी बहुत जल्दी मुझे माफ़ कर चुके थे। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, यहाँ रहना आसान है लेकिन तुम्हें थोड़ा मिलजुल कर रहना होगा ना। जो चीज़ों के लिए मना किया गया है वो चीज़ें नहीं करनी है, समझदार बनो। ये सुनकर अब मैं घर की तरफ आ रहा था। घर के रास्ते में ही कुछ पड़ोसी मिले। वो मुझसे बात कर रहे थे और वो मुझे कह रहे थे इस महीने की फ़ाइट होने वाली है, क्या तुम भी भाग लोगे? मैं सुनकर हैरान हो गया। फ़ाइट? कौन सी? UFC, MMA, रेसलिंग? कौन सी फ़ाइट?
उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी इसे स्ट्रीट फाइट कहा जाता है। यहाँ जितने भी पड़ोस में हैं, घर में हैं, बूढ़े जवान सब आपस में लड़ते हैं, बहुत बड़ी फाइट होती है बड़े बड़े हथियारों के साथ। ये सुनकर मेरे एक पल के लिए रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या क्या क्या, सब लड़ते हैं हथियारों के साथ? कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, वीडियो गेम की बात तो नहीं कर रहे? उसने कहा नहीं, वीडियो गेम नहीं, असल में हम असली लड़ाई करते हैं, ये स्ट्रीट फाइट होती है, बहुत मज़ा आता है। तुम भाग लेना चाहोगे? फॉर्म भर दो, भाग ले ना, इस बार बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं भाग लेने वाला। पता नहीं, मुझे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और हथियारों से भाई चोट लग जाएगी, मैं नहीं लड़ने वाला। वो जिद करते रहे, लेकिन मैंने जानबूझकर हामी भरी ही नहीं। और बिना इजाज़त यहाँ कोई भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इस तरह मैं घर आ गया, लेकिन घर आकर भी सोचता जा रहा था आखिर ये क्या चक्कर है? स्ट्रीट फाइट भाई, ये लड़ते हैं बूढ़े जवान हथियारों से, सच हो सकता है? कहीं ये सब मार्शल आर्ट तो नहीं जानते स्ट्रीट फाइट के लिए? 9 बजे थे। खाना खाकर मैं अपने बेडरूम में इस चीज़ के बारे में सोच रहा था। पड़ोसियों का झगड़ा शुरू हो गया। भाई मियाँ बीवी कैसे लड़ते हैं पागलों की तरह, चीखना शुरू कर देते हैं जैसे एक दूसरे को पीटना शुरू करते हों। अब मुझे लगा मुझे ऊपर चढ़ना होगा, मुझे देखना होगा आखिर इनमें चल क्या रहा है, और इस बार ना रिकॉर्डिंग करूँगा। मेरे पास एक पुराना कैमरा था, उससे मुझे लगा रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। खिड़की पर चला गया, दोनों बहसबाजी कर रहे थे, मैंने रिकॉर्डिंग की। और जब झगड़ा बढ़ गया, हथियारों से वार, हाथ में पेचकस था उससे वार हो रहा था, हाथ में तवा था, उस तवे को वो औरत अपने पति के सर पर बिल्कुल आड़े तरीके से मार रही थी कि सर पर जैसे निशान बनाने वाली हो। सर के 2 हिस्से कर देने वाली थी वो तो। ज़मीन पर लिटा दिया अपने पति को, और जो हाथ में पकड़कर चीज़ें सर पर मारी, सर का कचूमर बना दिया होगा। जब हाथ में हथौड़ी आई थी ना, 2 बार ज़ोर ज़ोर से वार किए थे हथौड़ी से। मुझे लगा भाई आज बात बढ़ गई और सबूत मेरे पास है, पुलिस को फ़ोन लगाऊंगा मैं, पुलिस को। अब मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और जो पुलिस ऑफिसर थी उसने फ़ोन उठाया, मुझसे पूछा एड्रेस। मैंने एड्रेस बताया और वो कहने लगी तुमने पहले भी कॉल की थी। मैंने कहा हाँ, आज मेरे पास सबूत है, वीडियो है। उसने कहा कैसी वीडियो? मैंने कहा हथियार से वार हो रहे थे दोनों में, चोट तो लगी होगी, आज आप आकर देखिए, चोट पक्का मिलेगी, नहीं मिलेगी तो सबूत देख लेना, मेरे पास है। वो पुलिस ऑफिसर मुझे कह रही थी यहाँ ऐसी कंप्लेंट पहले भी आती हैं, कई बार कई लोग कंप्लेंट करते हैं, तुम जिस स्ट्रीट में रहते हो शायद तुम्हें पता नहीं है, वहाँ पर लोग आपस में झगड़ते हैं, ये मजाक करते हैं। मैंने कहा मजाक नहीं, हथियारों से वार हुए हैं, कई चीज़ों से वार हुए हैं। उसने कहा वो सारी चीज़ें नकली होंगी, यहाँ लोग नकली नकली हथौड़े बनाकर रखते हैं, नकली चाकू बनाकर रखते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऐसी फाइट करते हैं, चोट किसी को नहीं लगती, कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है, आप किसी पुलिस ऑफिसर को भेज दीजिए प्लीज़, एक बार कंफर्म हो जाएगा। 20 मिनट में एक पुलिस वाला वहाँ पर पहुँच गया। उसने मुझे घर से बाहर निकलने को कहा और मैं उसके पास था। उसने पूरी रिकॉर्डिंग देखी और रिकॉर्डिंग में साफ साफ था, वार इतने ज़बरदस्त हुए हैं कि सर खुल गया होगा उसके पति का, खून अंदर बह रहा होगा, एक न एक तो शायद मर भी चुका हो। मैंने कहा जल्दी जल्दी चलिए ना अंदर, मुझे डर लग रहा है, ऐसे हालात होंगे उनमें। जब पुलिस वाले ने वो दरवाज़ा खोला था, अंदर से जो उसकी पत्नी थी वो बार बार कहे जा रही थी 1 मिनट 1 मिनट, लेकिन वो पुलिस वाला बार बार दरवाज़ा खटखटाई जा रहा, मैम जल्दी खोलिए, देखिए जल्दी खोलिए वरना गड़बड़ हो सकती है। जैसे ही वो औरत ने दरवाज़ा खोला, उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और एक टॉवल को अपनी पीठ पर लपेटे हुए कह रही, हम आप कपड़े भी नहीं पहनने देते, देखिए इस तरह किसी के घर के अंदर आना सही नहीं होता। उसने काफ़ी कम कपड़े पहन रखे थे, मैंने भी इसलिए नज़रें झुका ली। लेकिन तब वो पुलिस वाला कह रहा था आपके पति कहाँ हैं, उन्हें बाहर बुलाइए। वो कहने लगी वो भी कम कपड़ों में है, आने ही वाले हैं, रुकिए। कुछ देर बाद उसका वो पति भी बाहर आया। अब शरीर आधा नंगा ही था, चोट का कोई निशान ही नहीं था शरीर पर। फिर वो पुलिस वाला मेरी तरफ देखने लगा, देखो वैसे चोट का निशान तो नहीं है। मैं घबरा गया और उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी से मैं पूछने लगा, देखिए ये वीडियो, देखिए तो सही, मैंने आपको लड़ते हुए देखा, आपने एक दूसरे पर वार किए, मैं समझ नहीं पा रहा आप सही कैसे हैं, चोट क्यों नहीं लगती आपको। फिर उसने हमें घर के अंदर आने को कहा।
दोनों मियाँ बीवी घर की वो चीज़ें दिखा रहे थे जिससे वो लड़ रहे थे। वो पीछे वाला कमरा, वो नकली किचन बनाया था उन्होंने, नीचे मैट बिछा रखा था। वो तवा प्लास्टिक का था, वो जो पेचकस था वो रबर का बना हुआ था। हर जो चीज़ थी वो हल्की हवा भरी हुई ऐसी थी जिससे जितने वार करो भाई चोट लग ही नहीं सकती। और सारी चीज़ें देखने के बाद वो पुलिस वाला मेरी तरफ देख कर कहने लगा, अब तुम्हें यकीन हो गया ना, यहाँ लोग पागल हैं। कई बार कंप्लेंट आती है ऐसे लड़ने की, हथियार से वार की, लेकिन ऐसे सब यहाँ करते पता नहीं क्यों, बताते नहीं। तब दोनों मियाँ बीवी ने पुलिस वाले को जाने के लिए कह दिया। जैसे ही वो पुलिस वाला गया, दोनों सोफे पर बैठकर मुझसे बात कर रहे थे। देखो यहाँ कल्चर थोड़ा अलग है, अब क्या करें। यहाँ माना जाता है कि मियाँ बीवी ना जब ज़्यादा झगड़ते हैं नकली चीज़ों से तो दोनों में प्यार बढ़ता है। कहते हैं इसके बाद जो ऊपर वाले की कृपा होती है ना वो बढ़ने लगती है। इसीलिए हम हर रोज़ झगड़ा करते हैं, पीटते हैं ताकि रोमांस बना रहे। हम इसी तरह रात गुजारते हैं, लड़ते हुए, रोमांस करते हुए। अब खिड़की वाला अपना वो पर्दा है ना बंद रखा करो भाई, इस तरह पड़ोसियों के अंदर तक देखने की कोशिश मत किया करो। मुझे शर्मिंदगी सी हो रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था ये करते क्या है। मैंने अब उनसे फिर भी पूछा, क्या आप वो स्ट्रीट फाइट की तैयारी तो नहीं कर रहे? वो दोनों मुस्कुरा कर कहने लगे, अच्छा तुमने भी भाग लिया है, कहीं हमारी आपस में फ़ाइट तो नहीं होने वाली? मैंने कहा नहीं मैं नहीं हिस्सा लेने वाला, मुझे तो बताया गया हथियारों से लड़ेंगे। तब उसने कहा हाँ हथियारों से लड़ेंगे, यही तो हैं हथियार, सभी नकली। यहाँ ऐसी स्ट्रीट फाइट्स होती हैं, बूढ़े भी लड़ते हैं, औरतें लड़ती हैं, बच्चे भी लड़ते हैं, यहाँ बहुत मज़ा आता है। ये हमारा कल्चर है, इस जगह ऐसे कल्चर को अपनाया जाता है। तुम भी हिस्सा लो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सुनकर अब मैं सीधा अपने घर आ गया था और अपने सर पर खुद को ही थप्पड़ मार रहा। अरे यार, इनसे पूछा भी नहीं, मैं बेवजह ही इन सबको पागल समझ रहा था कि हथियारों से लड़ते हैं। ये तो नकली फाइट है। और ये मियाँ बीवी भी नहीं लड़ते भाई, कब से डर लगे जा रहा था ये कुछ कर देंगे भाई, नकली लड़ते हैं। 1 घंटा फिर से वो लड़े। ऊपर खिड़की पर खड़ा होकर मैं जैसे मुस्कुराता रहा, क्या एक्टिंग कर रहे हैं, अबे हथौड़ा मारा, पत्नी ने हथौड़ा मारा। ये बातें करता करता अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और सो गया। अगले दिन फिर से मैं बाग में गया था। अब बाग में पूरा दिन बोर होकर जैसे ही मैं शाम को आया, बूढ़ा आदमी कह रहा था, कल स्ट्रीट फाइट का दिन है, कल काम पर तो नहीं जाने वाले? मैंने कहा मालिक ने छुट्टी के लिए कहा तो नहीं है। उसने कहा नहीं है, यहाँ उस दिन काम कोई नहीं करता, छुट्टी होती है। तुम्हारे मालिक से मैं बात करूँगा, मेरा लंगोटिया यार है वो, ऐसे कैसे नहीं छुट्टी देगा, मैं बात करूँगा। तुम आना ज़रूर देखने के लिए। यहाँ कई बार वीकली फ़ाइट्स होती हैं, कई बार मंथली फ़ाइट्स होती हैं। अब कोशिश करना तुम भी भाग ले सको तो। मैंने हामी भर दी, फ़ाइट करने के लिए नहीं, छुट्टी लेने के लिए। इस तरह मैं जब अगले दिन सुबह देख रहा था, वो घरों के पीछे एक बड़ी सी जगह बनाई हुई थी, जैसे कुश्ती का अखाड़ा हो। बूढ़े भी वहाँ पर थे, औरतें, बच्चे, हर कोई वहाँ पर रंग बिरंगे अतरंगी कपड़े पहने हुए। कैसे कैसे कपड़े थे, जैसे कोई फैशन शो चला हो। बड़ी बड़ी तलवारें लिए, कुछ के पास पेचकस, तेज धार हथियार। कोई हैलोवीन पार्टी लग रही थी भाई, हर कोई विलन बना हुआ था, कैरेक्टर मूवीज़ के। वहाँ जब फाइट शुरू हुई, हर कोई एक दूसरे से लड़ने में लगा। पहले जैसे टीम बनाए गए कि इसकी लड़ाई उससे होगी, और फाइनल तक पहुँचते पहुँचते मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। तलवारों से वार हो रहे थे और कई बार तो 10 लोग एक बच्चे को पीटते हथौड़ों से, वो तलवारों से। लेकिन सब कुछ नकली था, तो नीचे पड़ा हुआ वो भी एक्टिंग करने की कोशिश करता। लेकिन हर काम से पहले इजाज़त वाला वो रिवाज जो यहाँ पर चलता था। वो पूछते, हम लड़ने वाले हैं, क्या तुम इजाज़त दोगे कि हम तुम्हें मार भी डालेंगे? देखो ये चाकू तुम्हारे पेट में घोंप देंगे, हथौड़ा सर पर मारेंगे, कचूमर बनाएंगे। इजाज़त दो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम हर तरह से तुम्हें मार सकते हैं। ऐसी इजाज़त हर किसी से मांगी जाती। अब वो फाइट शाम तक चली और मज़ा काफ़ी आया। खाने को काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी। वहाँ ये सब करने के बाद मैं काफ़ी थक गया था, काफ़ी ज़्यादा घूमा भी था, वहाँ मज़ा भी आया, और रात को नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अगले हफ्ते की स्ट्रीट फाइट भी आ गई और मुझे लगा फिर से वहाँ देखने के लिए जाना होगा। जब सारी की सारी कम्युनिटी ऐसा कुछ करती है, आपको भी वहाँ जाना ही होगा। छुट्टी मिली है, उसका इस्तेमाल करूँगा।
मैं वहाँ पर पहुँचा। सारे नकली हथियार पड़े थे, वहाँ हर तरह की चीज़ थी। लेकिन मुझे लगा अब यहाँ से कहीं दूर घूमकर भी मुझे आना चाहिए, अलग अलग चीज़ें भी देखनी होंगी। घर में कहाँ से ये सामान लेकर आते हैं, बड़े बड़े गोदाम से बना रखे हैं, वहाँ नकली ऐसे हथियार रखे हैं। मैं घूमने लगा, वहाँ पीछे वाले गोदाम में वो नकली सामान को मैं देख रहा था। सभी तो उस स्ट्रीट फाइट में मग्न थे, लेकिन यहाँ देखते देखते जब मैं एक छोटे वाले गोदाम में पहुँचा, वहाँ मैंने तो उस तलवार को नकली समझकर उठाया था। वो लोहे की चमकदार असली तलवार थी, इतनी तेज धार कि भाई उससे कोई भी चीज़ को काटा जा सके। वो छोटा गोदाम था, लेकिन हर हथियार था वहाँ पर, तेज धार से तेज धार हथियार। मैं तब सोचने लगा, भाई ये पागल हैं, असली हथियार भी रखे हुए हैं। अब असली हथियारों का कोई कुछ करता होगा। गलती से किसी बच्चे ने ना नकली हथियार की जगह असली उठा लिया तो भाई समझो कोई ना कोई मारा गया। पागल हैं ये लोग। मैं जब वहाँ से निकलकर दोबारा उस अखाड़े तक पहुँचा था, एक आदमी से मैंने बात भी की थी कि पीछे वो असली हथियार भी पड़े हैं। वो घूर कर देखने लगा, तुम वहाँ क्यों गए थे? उस तरफ जाना वर्जित है, वो पवित्र जगह है। कहते हैं कि नकली हथियारों से वहाँ लड़ाई की जा सकती है, लेकिन जो असली हथियार हैं उन्हें छूना नहीं है, वो वहीं पर रहते हैं, उनसे दूर रहना है। वो जो शक्तियाँ हैं हमारी सुरक्षा के लिए है, उनका इस्तेमाल नहीं करना होता। मैं तब सोचने लगा कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। इस तरह यहाँ मैंने फिर से वो स्ट्रीट फाइट देखी थी। मुझे उनसे मिलना था, कई लोगों से मैं मिला। उन्होंने मुझसे इजाज़त मांगी थी कि आप भी लड़ाई में भाग लेना चाहोगे या नहीं। उस दिन मैंने भाग लिया था, मेरे हाथ में नकली हथौड़ा था और उन्होंने इजाज़त मांगी, क्या बाकी आप पर वार कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं भी वार करूँगा, घुमा घुमा कर देखना, ये गुब्बारे वाला हथौड़ा है लेकिन मारूंगा ज़ोर से मैं। वहाँ आधे घंटे के लिए छोटी फाइट मैंने भी की थी, मज़ा ही बड़ा आया भाई। किस बूढ़े को पीटना, किसी औरत को पीटना नकली हथियारों से, सब हंस रहे हों, मज़ा आता है। एडवेंचर वाला वो माहौल बना हुआ था। इस तरह वहाँ वो दिन भी अच्छा गुजरा था। अगले दिन सभी कह रहे थे जो मंथली फाइट होगी उसमें भाग ज़रूर लेना, वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, बाहर से भी कुछ लोग आए होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने हामी भरी, हाँ मैं भाग लूँगा, इस बार प्रोफेशनली, कुछ समय के लिए नहीं, वो बड़ी फाइट में भी मैं भाग लूँगा, इनाम में कुछ पैसे भी तो मिलते हैं। इस तरह मैं अगले दिन गार्डन में पहुँचा। काफ़ी दिनों से बोर हो रहा था, अब मालिक की डांट भी सुन चुका था। मुझे लगा कंटीली तार पार करके उधर जाऊं या ना जाऊं। बहुत दिनों से बोर हो रहा हूं, बाकी फलों की कटाई अगले महीने होगी, तब तक क्या करूंगा भाई, कोई एडवेंचर करता हूं। कंटीली तारों के पास से जब मैं देख रहा था अंदर, वो आदमी वो जो नकली फल था लगा कर चला गया। मुझे लगा अब देखना होगा वो फल क्या लगा कर गया है। मैं कंटीली तार के बीच से निकला, अब उस बाग में पहुंच गया था। मैं अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि ज़्यादा आवाज़ ना करूं। यहाँ मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि आता जाता तो कोई नहीं। मालिक ने तो पीछे वाले वो जो फूल थे ना उनके पास आने को मना किया था। मैं तो कंटीली तार के भी आगे आ गया था। डर था कोई मुझे देख ना ले। बस एक फल तोड़ूंगा, पहचान करूंगा ये कैसे नकली फल है। जब मैं पहले वाले पेड़ के करीब गया था, मैंने ध्यान दिया ये प्लास्टिक का पेड़ था, लकड़ी का नहीं, नकली लगाया हुआ पेड़ जिसे कहीं भी उखाड़ा जा सकता है, कहीं भी लगाया जा सकता है। और पीछे वाले जितने भी पेड़ थे वहाँ फल नहीं लगे थे, आगे वाले कुछ पेड़ों पर ही फल लगाए हुए थे और कुछ फल जैसे बदबू ज़्यादा छोड़ रहे थे। मैं ताज़े वाले उस फल को तोड़ना चाहता था जो वो आदमी अभी अभी लगा कर गया है। मैंने छलांग लगाई, उस फल को तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उस फल को एक पेड़ के पीछे लेकर गया, लिफाफे को खोला, मैंने देखा वो फल किसी साधारण चीज़ का नहीं था, मांस का था, मांस का। ऐसा लगा मुझे जैसे किसी मुर्गे को या बकरे को काटा होगा और उसके मांस के हिस्से को छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ उसका फल बनाया है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि मांस का इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है। लेकिन एक बार सोचूं तो सही, मांस को अगर गलाया जाए, इस तरह से पेड़ों पर टांग दिया जाए, क्या इससे कोई अलग चीज़ बनाई जा सकती है? शायद मुझे किसी से सवाल तो करना होगा, लेकिन सवाल करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। अब मैं करूं तो करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अब इतना पता लग गया,
ये फल को कहीं ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उस फल को वहीं पर लटका दिया। 2-3 और फलों को तोड़ा, उसके बीच देखा, वहाँ पर भी मांस ही था। यानी यहाँ मांस को पेड़ों पर लगाया जाता है, किसी का शौक है, किसी पागल का। अब मैं वहाँ से अपने खेत में वापस आ गया, काट को लेकर सीधा पहुँच गया अब बड़े से नल के पास। हाथ धोए मैंने, हाथ गंदे हो गए थे, थोड़ा खून भी लगा था। वो मांस का खून थोड़ा सूखा था, ताज़े वाले का सूखा नहीं था। अब सोचने को मजबूर था कि यहाँ हो क्या रहा है। सवाल करूँ तो किससे करूँगा, कैसे सवाल करूँगा। पूरा दिन मैंने सोचते सोचते गुजार दिया। शाम के वक्त मैं कई लोगों से मिला करता था, कई लोगों के साथ सैर किया करता था। आज भी सैर कर रहा था एक ऐसे ही बूढ़े आदमी के साथ। अब मैं उससे बात कर रहा, क्या आपका भी झगड़ा होता है, आप भी तैयारी करते हैं फाइट की? उसने कहा, हाँ, यहाँ जितने भी परिवार हैं ना, जितने कपल हैं, कहते हैं मियाँ बीवी नकली हथियारों से अगर झगड़ा करेंगे, पीटेंगे तो प्यार बढ़ता है। तुम्हें बताया नहीं किसी ने? मैंने कहा, हाँ हाँ बताया, मेरे पड़ोस में तो रोज़ लड़ाई होती है, मुझे लगा था असली वाली होती है। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ खान पान लोगों का कैसा है? मैं सभी रिवाज अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ, आप एक एक करके बताएंगे? उसने बताना शुरू कर दिया। हर घर में चिमनी ज़रूर होती है और कहते हैं रविवार के दिन चिमनी को जलाया जाता है, धुआं ऊपर छोड़ा भी जाता है। मैंने कहा ठीक है, तभी यहाँ धुआं होता है। और ऐसे उसने कई रिवाज बताए थे। दिया जलाया जाता है, आग नहीं जलाई जाती, पर्दे लगाए जाते हैं, आवाज़ें की जाती हैं, ऐसे बहुत सारे रिवाज। मैंने कहा खाने का कोई रिवाज नहीं है? उसने कहा हाँ हाँ, खाने का रिवाज भी है। यहाँ पर ज़्यादातर चिकन की कई डिश बनाई जाती हैं। मैंने कहा अच्छा, कोई सड़े मांस की डिश भी होती है यहाँ पर? उसने कहा नहीं नहीं, सड़े मांस की डिश नहीं होती, बाकी कई और रिवाज हैं जो तुम्हें बताए नहीं जा सकते। कहते हैं सिर्फ बूढ़े लोगों को पता होते हैं, जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी ना तब बताए जाएंगे। बता नहीं सकता, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, वो तो मत बताइए, खाने पीने के बताइए। मैंने ना एक फिनलैंड में एक डिश देखी थी। वहाँ डिश में जो चिकन होता है ना, उसे लिफाफे में बंद करके रखा जाता है कोई 10 से 12 दिन के लिए। जब वो मांस सड़ जाता है ना, उसमें कीड़े लगते हैं, वो उन कीड़ों को पकाकर भी खाते हैं। उसने कहा अच्छा, गले हुए मांस को खाते हैं? पागल हैं लोग, गले हुए मांस को कौन खाता है? और मांस के कीड़ों को नहीं खाया जाता? कोई जिंदा रह गया और पेट में अपनी ही आंत को खाने लगा तो भाई क्या करोगे? मैंने कहा हाँ हाँ, लेकिन क्या यहाँ कोई भी सड़ा मांस नहीं खाता? उसने कहा नहीं। मैंने हर तरकीब अपनाई उससे पता करने की कि उस बाग में क्या कोई मांस के ऐसे फल बनाता है, उसे सड़ाता है या क्या करता है। उसके पास जवाब नहीं था। 2-3 लोगों से मैंने और पूछा, सीधे सीधे तो पूछ नहीं सकता था, घुमा घुमा कर बातें मैं पूछता रहा, लेकिन सही जवाब नहीं मिल पा रहा था मुझे। अब किसी से कुछ पता चल ही नहीं पाया तो मैं इस बात को थोड़ा भूल ही गया। अगला हफ्ता भी इसी तरह से गुजार दिया। अब रविवार के दिन वो स्ट्रीट फाइट होने वाली थी, मंथली वाली। उससे पहले मुझे लगा अब उन पीछे वाले हथियारों को देख कर आता हूँ ना, कोई नए हथियार भी आए हैं, पहले ही पता लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं पीछे वाले उन बड़े बड़े गोदामों को देखने लगा। वहाँ नकली हथियार पड़े थे, कॉस्ट्यूम पड़ी थी, वहाँ से खरीदी भी जा सकती थी। कई लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर आते थे, लेकिन पीछे वाले गोदाम में कोई नहीं जाता था। मुझे लगा वो पीछे वाले गोदाम में जाकर एक बार देखना चाहिए, क्या असली हथियार वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उन्हें वहाँ पर कोई प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देख कर आता हूँ, कोई आदमी होगा उससे सवाल करूँगा। मैं पीछे गया, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। आज किस्मत थी कि मेरे पास घर में करने के लिए वो पेंट था जो मैं मेटल पर किया करता था, जेब में वो पीले रंग का पेंट। मैं जैसे ही उस गोदाम के अंदर देखने लगा था, वहाँ हथियार पड़े थे, चमकदार नए वो हथियार, असली वाले। मुझे अब लगा मैं यहाँ निशानी ना लगा दूँ, मुझे बेवजह ही डर सा लग रहा है, कहीं कोई बच्चा गलत हथियार का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। मैं नीचे अगर निशानी लगा दूँ किसी को पता नहीं लगेगा। उन हथियारों को ऐसे रखा गया था कि तेज धार आगे की तरफ थी और पीछे की तरफ वो हाथ में पकड़ने वाला हिस्सा, सभी एक जगह पर रखे हुए थे। मैंने पीछे से वो पीले रंग का पेंट कर दिया ताकि दूर से पहचाना जा सके ये असली वाला हथियार है। सभी पर पीले रंग का चमकदार पेंट किया था, जो मेरी नज़र में आ जाता मैं पहचान जाता। यहाँ पीले रंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हुआ था, सिर्फ इन हथियारों पर अब मैंने कर दिया था। अब अगले दिन जैसे ही मंथली स्ट्रीट फाइट वहाँ शुरू होने वाली थी, मुझसे इजाज़त ली गई क्योंकि मैं अब मेन
स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेने वाला था कि यहाँ तुम पर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तुम्हारे पेट में चाकू घोंपा जा सकता है, हथौड़े से तुम्हें मारा जा सकता है, तुम्हें पीटा जा सकता है, मारा जा सकता है, इजाज़त दो। मैंने कहा इजाज़त दी, फाइट में ऐसा किया जा सकता है। मैंने ऐसा कहा था। उसके बाद एक एक करके बारी आने लगी थी। यहाँ बच्चे लड़ रहे थे, बूढ़े लड़ रहे थे, और जैसे ही मेन फाइट की शुरुआत होने वाली थी उससे पहले सभी हथियार नकली थे। मैंने देखा पीला रंग कहीं दिख नहीं रहा था। जैसे ही मेरे वाली वो फाइट शुरू होने वाली थी, सबके हाथ में पीले रंग के हथियार। ये असली थे, सभी असली हथियार लिए मुझसे लड़ने को तैयार। और फाइट का आयोजन भी 15 लोग वर्सेस 1 किया गया था। वो बूढ़े 15 लोग जो देखने में कमज़ोर थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। जैसे वो दिखावा कर रहे हों, असली हथियार लिए, ऐसे तो वो मुझे मार देंगे। अब मुझे पूरा षड्यंत्र समझ में आने लगा था। यहाँ नकली हथियारों से लड़ा जाता था। कोई भी चीज़ करने से पहले इजाज़त ली जाती थी। यहाँ भी इजाज़त ली जा रही थी और मुझे असली हथियारों से मार दिया जाता। मैं समझदार था। वो फाइट शुरू होने से पहले ही, जैसे ही वो बच्चों वाली फाइट खत्म होने वाली थी, मैं पीछे से खिसका। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं कहीं बुरा तो नहीं फंसा। मैं पीछे वाले बाग से जैसे आगे निकलना चाहता था। ये वही वाले बाग थे जहाँ से शहर से बाहर जाया जा सकता था। वो नकली प्लास्टिक वाले पेड़, मैं उनके करीब से गुजर रहा था और मैंने वो पीछे सड़े हुए फल, उनमें से एक को तोड़ा अपने हाथ से, सूंघा। ये मांस किसका है? मुर्गे का, बकरे का या इंसान का? और जो दुर्गंध आ रही थी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। यहाँ जो फल लगाए जाते हैं नकली, ये इंसानी मांस के हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र मुझे मारने के लिए, लेकिन क्यों? आखिर सीधे भी तो वो मार सकते थे, तो क्यों? मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं वहीं से भाग निकला था। इतना भागा था कि मैं सांस चढ़ने के कारण एक जगह बेहोश भी हुआ था, लेकिन उस इलाके से बहुत दूर। जब होश आया फिर मैं एक गाड़ी में बैठकर शहर पहुंचा और पुलिस में मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। मुझे डर था मुझे मारा जाएगा। और पहली बार वो पुलिस वाला हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा आपको चेक करना होगा, नकली हथियार और असली हथियार। आप मेरे साथ चलेंगे, मैं उस जगह जाऊंगा और आपके साथ ही वापस आऊंगा। पुलिस वालों ने छापा मारा था उस जगह, लेकिन नकली हथियारों के सिवा असली हथियारों वाला गोदाम खाली मिला। कोई हथियार नहीं था वहाँ पर। मैं उन प्लास्टिक वाले उन पेड़ों के पास लेकर गया था। वहाँ लटके हुए मांस के फल मौजूद नहीं थे। असली बाग में असली फल मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर जैसे हर सबूत को मिटा दिया गया। वो लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो खौफनाक थी। इजाज़त ली थी उन्होंने मुझे मारने की, लेकिन मैं भाग गया। तब उस पुलिस वाले ने यह भी कहा था, यहाँ कई लोग पहले भी गायब हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि शायद वो इस इलाके को छोड़कर चले गए होंगे, शायद वो कहीं दूर चले गए होंगे। लेकिन तुम्हारी इस थ्योरी के मुताबिक अगर ये सच है तो वो जो भी यहाँ से गायब हुए हैं वो काट काट कर फल का हिस्सा बनाकर लटकाए गए हैं। यहाँ कई ऐसे रिवाज हैं इस इलाके के जो लोगों को बताए नहीं जाते। हो सकता है ये भी कुछ ऐसा ही हो। मैं पुलिस वालों के साथ वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन मुझे जैसे डर भी था उन लोगों से। कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं करेंगे, कहीं वो मुझे ढूंढने की कोशिश तो नहीं करेंगे। इतना बड़ा राज जानता हूँ मैं उनका, कहीं वो मुझे नुकसान पहुँचाना तो नहीं चाहेंगे। मैं पुलिस वाले की गाड़ी में बैठने से पहले खड़ा होकर वो गांव वालों की भीड़ के आगे उनसे इजाज़त मांग रहा था। क्या आप इजाज़त देंगे? मैं यहाँ से जाना चाहूँगा हमेशा के लिए। किसी ने इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने सर ही नहीं हिलाया था। वो बूढ़े आदमी जो हमेशा व्हील चेयर पर रहते थे, कुबड़ निकला रहता था। हर कोई बिल्कुल सीधा खड़ा था। उनकी आंखें चमकदार थीं और मैं घबरा गया और पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकला था।
मुझे पता है मैं जिंदा बच गया हूँ, बड़ी मुश्किल से। वो इलाका खौफनाक है। वहाँ फलों के बाग तो हैं, इंसानी मांस के बाग भी बना रखे हैं, और क्या क्या राज है वहाँ पर मैं जान भी नहीं पाया। शायद ज़्यादा समय वहाँ पर रहता तो जान पाता, अगर जिंदा रहता तो जान पाता ना। मुझे भी फल का हिस्सा बनाकर टांग देते वो किसी प्लास्टिक वाले पेड़ पर। दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन बस सतर्क करना चाहता हूँ। जब भी आप किसी नए इलाके में जाते हैं या वहाँ नया घर लेते हैं या किराए पर रहना शुरू करते हैं, एक बार वहाँ पर क्या हो रहा है वो भी जान लीजिएगा। हो सकता है जिस इलाके में आप रहने के लिए गए हैं वहाँ कुछ बहुत भयानक होता है, और आपको तब पता लगेगा जब आप उसके चंगुल में फंस चुके होंगे।